दोस्तों आज अपन 12th का फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं और इसके सारे क्वेश्चन आंसर आपको टेक्स्ट बुक के जैसे क्वेश्चन आंसर जैसे अपन लिखते थे वैसे आपको लिखे हुए पीडीएफ में मैं वापस से भेज दूंगा। इस लेक्चर को अपन बार बार देखना है ताकि क्या हो, जब तक आपको क्लियर ना हो जाए तब तक आप उसको रिपीट करके देख लेने का। इससे क्या होगा कि अपने को फंडामेंटल क्लियर हो जाएगा ताकि न्यूमेरिकल करने में इजी रहेगा। आपको एमसीक्यू भी इसी के साथ मैं भेज दूंगा। चैप्टर स्टार्ट करते हैं। पहला चैप्टर है विद्युत और विद्युत क्षेत्र। तो पहले विद्युत आवेश से स्टार्ट होता है। विद्युत आवेश अर्थात क्या? तो विद्युत आवेश का मतलब है कि बहुत सारे पदार्थ हैं कुदरत में और पदार्थ में अणु है, अणु में परमाणु है, परमाणु में ये तीन कण है, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन। तीनों के पास द्रव्यमान है। कितना है? प्रोटॉन का द्रव्यमान है 1.6 × 10⁻27 किलोग्राम। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है इतना 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान इतना है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है, इसलिए अपन ऐसा लिख सकते हैं कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का द्रव्यमान लगभग समान है। अब न्यूटन का गुरुत्वाकर्षण का नियम है कि दो द्रव्यमान वाले कणों के बीच आकर्षण प्रकार का बल लगता है, इसलिए इन तीनों कणों के बीच में एक आकर्षी प्रकार का बल लगता है। आकर्षी प्रकार का बल लगता है तो अपन क्या करें, एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन को रखते हैं तो ये इसको गुरुत्वाकर्षण के अनुसार आकर्षण बल लगेगा। लेकिन क्या होता है, जितना भी बल लगता है वो बल से ज्यादा आकर्षण बल का मूल्य मिलता है। उसका कारण कुछ तो होगा, तो कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके कारण क्या हो रहा है, ये आकर्षण बल जितना मिलना चाहिए उससे ज्यादा मिल रहा है। अच्छा, इस केस में अगर अपन दो प्रोटॉन रखते हैं तो जितना आकर्षण बल मिलना चाहिए उससे कम मिल रहा है। अच्छा, जैसे इसमें जितना ज्यादा मिल रहा है इसमें उतना ही कम मिल रहा है। मतलब दोनों के पास कोई एक सेम चीज होनी चाहिए। दोनों के पास मतलब एक प्रोटॉन और एक इलेक्ट्रॉन है तो इन दोनों के पास कोई एक ऐसी चीज होनी चाहिए जिसके कारण आकर्षण बल बढ़ जा रहा है या अपाकर्षण बल बढ़ जा रहा है या घट जा रहा है। तो ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण क्या हो रहा है, आकर्षण या अपाकर्षण बल का मूल्य घटता या बढ़ता है, और जितनी मात्रा में घटता है उतनी मात्रा में क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो बोलता है कि मतलब बेंजामिन फ्रैंकलिन ऐसा बोलता है कि जिस मूलभूत गुणधर्म के कारण विद्युत बल यानी जो ये एक्स्ट्रा बल है, आकर्षण या अपाकर्षण, उसको वो विद्युत बल बोलता है। तो जिस मूलभूत आंतरिक गुणधर्म के कारण विद्युत बल उत्पन्न होता है उसको क्या कहते हैं, विद्युत आवेश कहते हैं। अच्छा, विद्युत आवेश अब सिर्फ दो के पास है। अगर अपन दो न्यूट्रॉन को रखें तो उनके बीच जितना आकर्षण बल इस फॉर्मूले के अनुसार मिलना चाहिए उतना ही आकर्षण बल मिलता है, ना कम मिलता है ना ज्यादा मिलता है। मतलब न्यूट्रॉन के पास वो चीज नहीं है। कौन सी चीज? विद्युत आवेश। सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास ही ऐसी चीज है जिसके कारण आकर्षण बल से ज्यादा मूल्य का या अपाकर्षण बल से ज्यादा मूल्य का बल प्राप्त होता है। अगर तो आकर्षण लग रहे हैं तो आकर्षण से ज्यादा प्रोटॉन के केस में आकर्षण बल एक्स्ट्रा मिलता है, और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन है तो अपाकर्षण से ज्यादा मिलता है। समझ गए? उसी तरह अगर अपन तो इलेक्ट्रॉन को ले लें अगर, तो इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, अपाकर्षित करेगा, और ये क्या करेगा, आकर्षित करेगा। तो वेक्टर है तो ज्यादा में से कम माइनस होगा तो क्या मिलेगा, कम मिलेगा। इधर भी क्या मिल रहा था, कम मिल रहा था। ये प्रोटॉन में भी कम मिल रहा था। इसमें जितना बल कम मिलता है वो इसमें भी उतना ही बल कम मिलता है, इसमें उतना ही ज्यादा मिलता है। मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास एक ऐसा गुण है जिसके कारण आकर्षण बल या अपाकर्षण बल का मूल्य क्या होता है, घटता या बढ़ता है। उसको क्या बोलते हैं,
विद्युत आवेश, तो जिस मूलभूत आंतरिक गुणधर्म के कारण, आंतरिक गुणधर्म क्या है, तो सिर्फ प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के पास में ही यह गुण है, बाकी किसी के पास यह गुण नहीं है। जिस तरह से एक इंसान होता है वो ईमानदार होता है, तो ईमानदारी का गुण तो सबके पास होता है, लेकिन एक ऐसा इंसान है जो उसके पास 100% ईमानदारी है, वो कभी बेईमानी नहीं करेगा। सेम टू सेम इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के पास ही ऐसा गुणधर्म है जिसके कारण यह आकर्षण या अपाकर्षण बल मतलब कि विद्युत बल लगा सकते हैं, बाकी कोई कारण विद्युत बल नहीं लगा सकते। अब बोलोगे कि सर ये कॉपर +2 होता है तो ये भी धन विद्युत आवेशित है। ऑफकोर्स ये धन विद्युत आवेशित है, लेकिन कॉपर के पास जितने भी इलेक्ट्रॉन हैं उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, ठीक है, तो ये धन विद्युत आवेशित बना। जैसे आपके पास ये Fe के पास कितने हैं, तो Z 26 नंबर है, तो इसके पास 26 प्रोटॉन है और 26 इलेक्ट्रॉन है। अगर अपन Fe+1 लिखते हैं तो इसके पास प्रोटॉन की संख्या कितनी होगी, 26, और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 25। एक इलेक्ट्रॉन निकल गया है इसलिए, तो इसके पास एक इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, एक प्रोटॉन ज्यादा है, एक प्रोटॉन ज्यादा है इसलिए +1 लिखा है, और उसके ऊपर कितना विद्युत आवेश होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम जितना धन विद्युत आवेश होगा, है। इसी तरह से अगर अपन लिखते हैं कि Cl-, तो Cl- में 17 है प्रोटॉन, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी होगी, 18। एक इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, माइनस मतलब ऋण विद्युत आवेश, है ना। प्रोटॉन के ऊपर धन विद्युत आवेश होता है और इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण विद्युत आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन इसके ऊपर ज्यादा है, तो इसके ऊपर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम ऋण विद्युत आवेश है। तो अपन देख सकते हैं कि धन विद्युत आवेश ज्यादा हो तो उसके ऊपर प्रोटॉन ज्यादा होते हैं, और ऋण विद्युत आवेशित हो तो उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन ज्यादा होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के ऊपर ही विद्युत आवेश होता है, आयन के ऊपर विद्युत आवेश नहीं होता है। आयन के ऊपर जो विद्युत आवेश है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन के कारण है। इलेक्ट्रॉन कम है, ज्यादा है, उसके ऊपर से वो विद्युत आवेश निश्चित हो रहा है। तो विद्युत आवेश के फिर 2 प्रकार अपन ने देखा, धन विद्युत आवेश और ऋण विद्युत आवेश। धन विद्युत आवेश प्रोटॉन के ऊपर होता है और ऋण विद्युत आवेश इलेक्ट्रॉन के ऊपर होता है। अच्छा, अपन ये भी जानते हैं पहले से कि समान विद्युत आवेशों के बीच में अपाकर्षण बल लगता है और असमान विद्युत आवेशों के बीच में आकर्षण बल लगता है। धन धन के बीच में अपाकर्षण लगेगा, धन और ऋण के बीच में आकर्षण बल लगेगा, ठीक है। अच्छा, विद्युत आवेश को अगर परखना हो कि कोई भी वस्तु है, जैसे कॉपर अभी +2 लिया अपन ने, कॉपर +2 के ऊपर विद्युत आवेश है या नहीं, या कोई छड़ है लोहे की या धातु की छड़ है उसके ऊपर विद्युत आवेश है कि नहीं, तो उसके लिए अपने को इलेक्ट्रोस्कोप नाम का एक साधन होता है, उस साधन से अपन विद्युत आवेश है या नहीं उसको माप सकते हैं। बराबर, कैसे माप सकते हैं, तो उसमें बरनी होती है, बरनी में एक सोने की वेफर होती है पतली, और उसके नीचे ऐसा 2 चिप्स होती है। अब मान लो कि जैसे अपने पास छड़ है, वो धन विद्युत आवेशित है, अपन उसको इसके साथ टच कर दो तो धन विद्युत आवेश यहाँ जाएगा, तो इसके ऊपर भी धन हो जाएगा, इसके ऊपर भी धन हो जाएगा, तो दोनों के बीच में अपाकर्षण बल लगेगा, तो दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे। तो अपने को यह पता पड़ जाएगा कि इसके ऊपर विद्युत आवेश है। धन है या ऋण है वो इससे नक्की नहीं कर सकते हैं, सिर्फ अपन इससे ये जान सकते हैं कि साधन के ऊपर विद्युत आवेश है कि नहीं है। इसका नाम क्या है, इलेक्ट्रोस्कोप। ओके, अच्छा, ये ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन ऐसा है कि विद्युत आवेश का
क्वांटमीकरण समझाइए। तो विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण समझाइए। तो बोलता है कि जितना भी विद्युत आवेश पाया जाता है, जितना भी पाया जाता है, अच्छा, विद्युत आवेश को अपन कैपिटल Q से या स्मॉल q से दर्शाएंगे। प्रोटॉन का विद्युत आवेश या इलेक्ट्रॉन का विद्युत आवेश समान होता है, उसको E से दर्शाते हैं, बराबर। तो E की वैल्यू हमेशा होगी 1.6 × 10⁻19 कूलम, यानी कि उसका मात्रक है कूलम, ठीक है। ऐसे 1 कूलम की परिभाषा है, लेकिन वो 1 कूलम की परिभाषा तीसरे चैप्टर में जाके समझ में आएगी। जैसे मैंने लिखी ही जरूर आपको मिलेगी, पर वो समझ आपको एक्चुअली 3rd चैप्टर में जाके समझ में आएगी, क्योंकि वो परिभाषा है विद्युत प्रवाह के ऊपर से, भले 1st चैप्टर में लिखी है। उसका कारण क्या है कि 10वीं में विद्युत प्रवाह आ जाता है, इसके कारण उसने विद्युत आवेश की परिभाषा डाल दी है। मैं आपको बता देता हूँ। ऐसा है विद्युत आवेश की परिभाषा में कि एक वायर है, वायर के बहुत सारे अनुप्रस्थ परिच्छेद हैं, कितने भी ले लो, इसके किसी भी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से 1 सेकंड में अगर 1 एम्पियर विद्युत प्रवाह प्रवाहित होता हो, तो जो विद्युत आवेश गुजर रहा है उसको 1 कूलम विद्युत आवेश कहते हैं। किसी भी वाहक तार के या चालक तार के किसी भी अनुप्रस्थ परिच्छेद में से 1 सेकंड में 1 एम्पियर विद्युत प्रवाह प्रवाहित हो, तो विद्युत आवेश की मात्रा 1 कूलम कहलाती है। ओके, और 1 कूलम कहलाती है तो इसका मात्रक भी हो जाता है 8T, इसका विमीय सूत्र है 8T, और मात्रक है कूलम, विमीय सूत्र है, मात्रक है, इसको C से बताते हैं। ओके, चलो फिर से स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण, तो उसको कैपिटल Q या स्मॉल q से दर्शाते हैं। तो बोलता है कि कितने भी विद्युत आवेश आपको मिले, जैसे कोई बोले सर मेरे को 10 कूलम विद्युत आवेश मिला, कोई बोलेगा कि मुझे 5 कूलम विद्युत आवेश मिला, तो कितना भी विद्युत आवेश मिले, वो विद्युत आवेश का मूल्य कोई एक मूलभूत विद्युत आवेश, मूलभूत यानी क्या हुआ, तो ये इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का विद्युत आवेश हुआ, तो कोई एक मूलभूत विद्युत आवेश के पूर्ण गुणांक में होता है। ओके, ये विद्युत आवेश का क्वांटमीकरण का सूत्र है। वो परिभाषा हो गई कि नियम हो गया कि कुदरत में पाया जाने वाला कितना भी विद्युत आवेश कोई एक मूलभूत विद्युत आवेश के पूर्ण गुणांक में होता है ना। जहाँ n की वैल्यू है 1, 2, 3 सो कितनी भी हो सकती है, लेकिन पूर्णांक संख्या है, इसलिए उसने बोला पूर्ण गुणांक में होता है। E अपन जानते हैं 1.6 × 10⁻19 कूलम है। ओके, अच्छा, अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, तीसरा क्वेश्चन में है कि विद्युत आवेश का संरक्षण, विद्युत आवेश का संरक्षण मतलब के साथ कि अपन एक बॉक्स ले लेते हैं, ये बॉक्स ले लिया, ये बॉक्स में क्या होता है ना, जैसे कि ये अपन ने चौक का बॉक्स ले लिया, पूरा पैक है, इसके अंदर विद्युत आवेश प्रवेश नहीं कर सकता है, और इसके बाहर अगर अंदर हो तो बाहर विद्युत आवेश नहीं आ सकता है, इसको बोलते हैं आइसोलेट हो गया। तो विद्युत आवेश प्रवेश नहीं कर सकता है और विद्युत आवेश बाहर नहीं आ सकता है, यानी विद्युत की दृष्टि से अलग किया हुआ तंत्र है, विद्युत की दृष्टि से अलग किया हुआ तंत्र है। इसका मतलब है उसके अंदर विद्युत आवेश एंटर नहीं हो सकता, उसके बाहर विद्युत आवेश आ नहीं सकता। तो जैसे एक मकान है या रूम है या क्लासरूम है, अगर अपन उसमें बोल दें कि इसमें ये इंसान नहीं आ सकता है, तो इंसान की जगह अगर चिड़िया हो तो वो तो आ सकती है, वो क्योंकि वो तो इंसान नहीं है। ओके, उसी तरह से इसमें विद्युत आवेश प्रवेश नहीं कर सकता है या बाहर नहीं आ सकता है, तो विद्युत आवेश
बिना की कोई वस्तु होगी, बाकी की कोई वस्तु होगी, वो इसके अंदर प्रवेश कर सकती है। अच्छा देखो, अब ये जो बॉक्स अपन ने बनाया उसमें विद्युत आवेश नहीं रखा हुआ है, यानी अभी अपन ने कोई प्रक्रिया भी नहीं करी है, खाली बॉक्स लिया है, नो डाउट अंदर हवा है। अब इसमें विद्युत आवेश 0 है। अब क्या करते हैं अपन, यहाँ से गेमा रेज भेजते हैं। तो गेमा रेज क्या है, विद्युत चुंबकीय तरंग है ना। आगे चैप्टर आएगा विद्युत चुंबकीय तरंग, उसमें इसका एक लक्षण है कि विद्युत चुंबकीय तरंग ऊर्जा रखती है और जिस माध्यम में से भी गुजरती है उसका आयनीकरण कर देती है। तो अंदर क्या है, हवा है, हवा के कण से जब ये टकराएगी तो उसका आयनीकरण कर देगी। तो इसमें मान जितना प्लस और माइनस विद्युत आवेश उत्पन्न हुआ, अच्छा तो टोटल कितना उत्पन्न हुआ, तो प्लस ई और माइनस ई, टोटल कितना हो गया 0। प्रक्रिया के पहले भी 0 था और प्रक्रिया होने के बाद भी क्या हुआ 0। तो बोलता है कि विद्युत की दृष्टि से अलग किए हुए तंत्र में कोई भी प्रक्रिया करें तो प्रक्रिया से पहले और प्रक्रिया के बाद विद्युत आवेश का मूल्य कितना होता है, तो 0 होता है। अब इसका दूसरा मतलब यह होता है कि विद्युत की दृष्टि से अलग किए हुए तंत्र में केवल वो ही प्रक्रियाएं हो सकती है जिसमें समान मूल्य के, देखो ई समान मूल्य के विजातीय, एक धन और ऋण समान मूल्य के विजातीय विद्युत आवेश या तो उत्पन्न होते हो या यह नष्ट हो गए। अगर अपन ऐसा करते हैं कि इसमें अपन +3 कूलम धन विद्युत आवेश रखते हैं, 0 नहीं रखते, +3 रखते हैं, तो +3 और ये कैंसिल हो जाता, तो आंसर कितना आता +3, यानी प्रक्रिया से पहले भी 3 था, प्रक्रिया के बाद भी 3। तो वो बोलता है कि विद्युत की दृष्टि से अलग किए हुए तंत्र में केवल वही प्रक्रियाएं हो सकती हैं जिसमें समान मूल्य के विजातीय विद्युत आवेश या तो उत्पन्न होते हों या तो नष्ट होते हों। ओके, तो इसको मतलब क्या हुआ कि प्रक्रिया के पहले जितना विद्युत आवेश था, प्रक्रिया के बाद विद्युत आवेश उतना ही है, इसलिए क्या हुआ, विद्युत आवेश का संरक्षण हुआ, विद्युत आवेश नष्ट नहीं हुआ, विद्युत आवेश नया उत्पन्न नहीं हुआ। ओके, इसको बोलते हैं विद्युत आवेश का संरक्षण सिद्धांत। अच्छा, अब अपन लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन है कूलम का नियम। कूलम यूं बोलता है कि अपन 2 विद्युत आवेश ले लेते हैं, एक विद्युत आवेश है Q1 और दूसरा विद्युत आवेश है Q2। दोनों विद्युत आवेश एक दूसरे से r अंतर पर रखे हुए हैं। ओके, कूलम ये बोलता है कि 2 बिंदुवत विद्युत आवेशों के बीच लगता विद्युत बल है ना। बिंदुवत का मतलब क्या है, क्योंकि विद्युत आवेश इतना छोटा होता है कि उसकी कोई साइज अपन नक्की नहीं कर सकते, बिंदु जैसा होता है, इसलिए उसको बोलते हैं बिंदुवत विद्युत आवेश। तो बिंदुवत विद्युत आवेशों के बीच लगने वाला विद्युत बल, यानी या तो आकर्षण लगेगा या तो अपाकर्षण बल लगेगा। विद्युत बल का मूल्य दोनों विद्युत आवेशों के मूल्यों के गुणाकार के समप्रमाण में तथा इनके बीच के अंतर के वर्ग के व्यस्त प्रमाण में होता है। जो बल है उसका मूल्य कितना होगा, दोनों के विद्युत आवेश के मूल्य के गुणनफल के समप्रमाण और
उनके बीच के अंतर के वर्ग के व्यस्त मान है, जो गुरुत्वाकर्षण का नियम था वैसा के वैसा ही। तो दोनों को मिक्स कर देते हैं तो Q1 Q2 अपॉन R², दूसरा प्रमाण का अचलांक आएगा वो K होता है Q1 Q2 अपॉन R²। ओके, K क्या है? K सप्रमाण का निर्धारक है और उसका मूल्य होता है 9 × 10⁹। ओके, अच्छा, K का मात्रक निकालो तो क्या आएगा? ये R² सामने चला जाएगा तो न्यूटन मीटर स्क्वायर, और ये दोनों नीचे जाएंगे तो कूलम स्क्वायर। ये आएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन कूलम स्क्वायर। अच्छा, K का दूसरी वैल्यू होती है 1/4πε0। यहाँ ε0 क्या है? इसको बोलते हैं शून्यावकाश की परमिटिविटी। अच्छा, परमिटिविटी का मतलब क्या होता है? शून्यावकाश तो पता है, जहाँ कुछ भी नहीं है। परमिटिविटी का मतलब क्या होता है कि परमिशन, जैसे कि मैं आपके घर में आऊँ तो मेरे को ड्राइंग रूम तक परमिशन है, मैं डायरेक्ट आपके किचन में नहीं जा सकता, तो उसको बोलते हैं परमिशन। तो शून्यावकाश अपने में से गुजरने के लिए विद्युत आवेश को क्या देता है? परमिशन देता है। उस परमिशन को बोलते हैं परमिटिविटी। इसकी भी कीमत होती है 8.854 × 10⁻12, है ना। अब देखो K का जो मात्रक है और ε0 है, ε0 को यहाँ ले जाए तो K नीचे आ जाएगा, नीचे आ जाएगा तो उल्टा हो गया, तो इसका मात्रक इससे उल्टा लिखने का कूलम स्क्वायर अपॉन न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसका मात्रक है। ओके, तो ये मात्रक पूछेगा ऑब्जेक्टिव में, इसका विमीय सूत्र भी पूछेगा जो आपको MCQ में मिल जाएगा। ओके, अगर अपन लिखना चाहें तो इस सूत्र को वापस से कैसे लिख सकते हैं? आप K की कीमत डाल दो तो 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R², ये विद्युत बल का फॉर्मूला आ गया। अपन हमेशा ये यूज करेंगे क्योंकि इसमें 1/4πε0 बार-बार लिखना पड़ेगा। अच्छा, ये बल है, बल क्या है? सदिश राशि है, सदिश है इसलिए उसकी दिशा भी होगी। तो यहाँ पे बल की दिशा क्या होती है? बल की दिशा दोनों विद्युत आवेशों को जोड़ती रेखा पर होती है। ओके, तो ये या तो आकर्षण करेंगे या अपाकर्षित करेंगे। ओके, अपाकर्षित करेंगे तो ऐसा हो जाएगा और आकर्षित करेंगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब क्या हुआ? एक ही दिशा में दोनों को जोड़ने वाली रेखा पर उनका दिशा होगी। ओके, तो ये कूलम का नियम है। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन एक अपन ने आगे किया क्वांटमीकरण, वो मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ये आज अपन ने बोर्ड के हिसाब से देखे तो 2 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी इसके हो गए। आज अपन ये 4 क्वेश्चन ही करते हैं। आपको 4 क्वेश्चन हर रोज 4 या 5 क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा। 4 या 5 क्वेश्चन आपको तैयार कर लेने के रोज। ओके, थैंक यू।